चलिए नमस्कार सबको। पॉलिटी का 62 टेस्ट मतलब 62वां टेस्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आप सब बहुत मेहनत किए हैं, अब आप परिपक्व हो चुके हैं। इतना तो है कि आप सब बहुत परिपक्व हो चुके हैं। और चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आसान क्वेश्चन है। आसान हम देखो, हार्ड इसलिए ज्यादा नहीं कहते कि आप डर जाओगे। हार्ड और आसान कुछ होता नहीं है, जो क्वेश्चन बन गया वो आसान है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है प्यारे, कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले आप मुझे बताना कि कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत में कब आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? बताइए जल्दी से। याद है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? याद है प्यारे, बोलो आप। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। 3 सदस्य इसमें थे। तो कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण करना था, ये तो है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल गठन करना, ये भी है। पाकिस्तान की स्वीकृति, ये नहीं है। और जो नहीं है वही आंसर होगा। पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में नहीं मिला था। बिल्कुल, पूजा ने सही जवाब दिया कि सर 1946 में आया था। बहुत बढ़िया प्यारे। दूसरा क्वेश्चन है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आप बताएंगे। पुनर्गठित संविधान सभा कह रहा है, संविधान सभा नहीं कह रहा है। जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, मतलब शुरू में जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें बहुत सारे सदस्य थे, 300 कुछ लोग थे। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए, पाकिस्तान के संविधान की तरफ झुक गए। तो फिर पुनर्गठन के बाद, यानी कि 31 दिसंबर को इसका पुनर्गठन हुआ था। 31 दिसंबर 1947 को जब पुनर्गठन हुआ था तो कितने सदस्य थे? तो प्यारे मैं बता दूं आपको, इसमें मात्र 229 सदस्य थे। बिल्कुल पूजा का सर, कॉमन पेपर का टेस्ट डिस्कशन नहीं मिल रहा है। सेट 53 का हुआ होगा मॉर्निंग में आज, रोहित जी हुआ होगा आज, ठीक है ना प्यारे। जवाहरलाल नेहरू, देखो एक क्वेश्चन कल भी हम लोग करवाए थे, संडे वाला टेस्ट में भी एक क्वेश्चन था। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसका जवाब देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा के किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? आप सब जानते हो ना कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और इस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसके फिर 2 दिन के बाद, यानी कि 13 दिसंबर प्यारे 1946 की बात है। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि तीसरी जब संविधान सभा की बैठक होती है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। तो याद रखिएगा तीसरी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। संविधान के उद्देशिका, यानी कि जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया? कमेंट करेंगे प्यारे, कितनी बार। सबसे पहले बटन को लाइक भी करते चलेंगे और इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये सब आपके बाएं हाथ का खेल है, हमें पता है। एक बार हुआ, हाँ बहुत बढ़िया, सारे लोग जवाब। कुछ लोग कह रहे हैं एक बार, कुछ कह रहे हैं 1, कुछ कह रहे हैं सी। बिल्कुल सही है प्यारे, एक बार हुआ। अच्छा आप मुझे बताओ कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था ना, अच्छा कब हुआ था? 1976 में। तो इसमें एक बार संशोधन हुआ और इसमें 3 नए शब्द को जोड़े गए थे। वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे? तो मैं बता दूं, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, और अखंडता को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया, और धर्मनिरपेक्ष कहिए या पंथ निरपेक्ष कहिए, इसको जोड़ा गया। क्लियर है प्यारे? तो 3 शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? निरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, आपको बताना है। देखो, वह धर्म को अस्वीकार करता है नहीं, धर्म को अस्वीकार नहीं करता है। भारत में तो धर्म को स्वीकार करते हैं, यह धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये नहीं होगा। मतलब ये होगा लेकिन हमको नहीं वाला ढूंढना है। ये तो सही है। यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। बिल्कुल, धर्म अलग है, राष्ट्र अलग है। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म भारत में रहते हैं बहुतायत मात्रा में, लेकिन जब देश की बात आती है तो दोनों एक होने का प्रयास करते हैं।
एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, गलत बात है। धर्मनिरपेक्ष होने के लिए लोकतांत्रिक होना जरूरी नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होने के लिए लोकतांत्रिक होना जरूरी नहीं है, ये आवश्यक ही होना चाहिए। ये वर्ड जो है ना जोर दे रहा है इस बात पर, इसलिए एक कथन हमारा क्या होगा, गलत होगा, और गलत वाला ही सही होगा चूंकि नहीं पूछा है हमसे। बिल्कुल सही। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में जो कलेक्टर शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना प्यारे, वो कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? तो आपको बता दे, ये इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। भारत के संविधान का भाग 8 खाली स्थान से संबंधित है। तो आपको बता दें कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 8वां भाग जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करता है, जिसमें हम अनुच्छेद 239 से लेकर के और 242 तक चर्चा करते हैं। कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक चर्चा करते हैं। तो ये सब जो है अभी तक आप एकदम आसान क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है ना। आप पूजा बिल्कुल, अगर आपका 70 के आसपास आ रहा है तो उम्मीद आप रख सकते हैं प्यारे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जब 1935 में आया तो कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है ना। देखो 92वां संविधान संशोधन 1935 में नहीं बल्कि 1985 में आया था। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची में दल बदल को रखा गया था। दल बदल कानून को रखा गया था। दल बदल कानून को रखा गया था। 9वीं अनुसूची, जब भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को रखा गया था। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में, तो इसमें पंचायत को रखा गया था। इसको रखा गया था, पंचायत को रखा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है, याद रखिएगा। इसमें से एक अनुच्छेद ये वाला भी बहुत पॉपुलर है, जो एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। ये धन विधेयक से संबंधित है। इससे संबंधित है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे अनुच्छेद को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, धन विधेयक के बारे में पूछा जाता है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। क्लियर है? चलिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य के सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम 5-10 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। आप थोड़ा इसमें सही आंसर का चुनाव करके हमको बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप इसका सही उत्तर का चुनाव करके बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। बताइए, 10 सेकंड का टाइम देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि आप एग्जाम हॉल में, सर जी बिहार पुलिस का भी एग्जाम बहुत अच्छा गया है, बट हाइट को लेकर के डर लग रहा है। कोई इश्यू नहीं पूछा, अपना कर्म करते रहना है बच्चे। इंद्रजीत कहते हैं कि ए होगा और मनीष कहते हैं कि ई होगा सर। सुभाष कहते हैं कि सी होगा। तो सबकी, सुभाष का अच्छा है, सुभाष ने सही जवाब दिया है। देखो, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है, राज्य की नहीं। अब जब राज्य का नहीं होगा तो विधानसभा भी नहीं होगा और मुख्यमंत्री भी नहीं आएंगे। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नहीं, अभी किसी भाई ने जवाब दिया, विकास जी कहते हैं कि सर डी होगा। प्यारे, डी होगा, यही तो है बात, यही तो है क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन है। गुरुजी आपके कृपा से 40 में 30 बना है। अच्छा, कॉमन पेपर में, पॉलिटी में 40 में 30 क्वेश्चन बनाया मनीष ने। बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया। तो देखो होता क्या है प्यारे ना, कि हम इसका भी ऑप्शन में टिक लगा सकते थे, लेकिन जब इससे परफेक्ट ऑप्शन हमारा यहीं पे मिल जाता है तो यहीं पे हम काम कर लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और एग्जामिनर यही चेक करता है कि एग्जाम हॉल में कोई भी बच्चा कैसे कॉन्शियस रख के काम करता है। हाँ बिल्कुल सुशील, यूट्यूब पे वीडियो रहता है, आप बाद में भी देख सकते हैं प्यारे।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? देखो होता क्या है ना बाबू, जब आप 21 अनुच्छेद देखते हो ना तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपके दिमाग में तुरंत आता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हम लोग को तुरंत, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है प्यारे। क्या घुमा दिया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण का प्रदान करता है? थोड़ा सा ये जो वर्ड है ना, ये क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा सा ना यूनिक बना दिया है, ठीक है ना। पूजा कहती है कि सर जी मेरा भी पॉलिटी में 30 आ रहा है, तो 30, 32, 35 अच्छा नंबर माना जाता है। तो चलिए आप बताएंगे। किसी का जवाब भी आया है। मनीष कहते हैं कि सर सी होगा, और इंसलाइट डीबेकर कहते हैं कि सर भी सी होगा। पूजा का भी सी है, बिल्कुल। जिनका सी आ रहा है ना प्यारे, देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध करता है। याद रखिएगा, किसके विरुद्ध करता है संरक्षण प्रदान? अब देखो संरक्षण प्रदान करने का मतलब है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगर विधायिका मतलब जो कानून बनाता है, कार्यपालिका मतलब जो बनाए गए कानून को चलाता है, दोनों के विरुद्ध हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अगर विधायिका कानून बना दे कि नहीं, व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना है, कार्यपालिका उसको लागू कर दे, फिर भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सबको दिया गया है। तो थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, डीपली क्वेश्चन हो गया। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? कल क्वेश्चन हम करवाए हैं, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। पूजा कहती है कि सर जी जा रही हूं हलवा बनाने, कल से रेगुलर क्लास करूंगी। ओके बच्चा, जाइए आप। इसका जवाब दीजिए। अरे वाह वाह सोनल, ये सही है। प्रदीप जी का भी सही है, सोनाली यादव का भी सही है, मनीष का भी। हमको पता है आपका लेवल अच्छा हो गया है। अब आप बस, अगर आपका रिजल्ट नहीं भी होता है तो एक आध दो नंबर से ही नहीं होगा, नहीं तो हमको उम्मीद है कि सबका रिजल्ट होना चाहिए 3.0 में। बिल्कुल सही जवाब है केशवानंद भारतीवाद, बहुत सही जवाब। आइए अच्छा क्वेश्चन आया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? 21 अनुच्छेद में कहा गया है, बताएंगे बताएंगे किस अनुच्छेद में? जवाब आने लगा है कि बी में। एकदम सही है, मतलब धुआं उड़ा रहे हो आप सब, बहुत अच्छा जा रहे हो। 45 में क्या है? निशुल्क शिक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? निशुल्क शिक्षा की बात किया गया है। 47 में क्या है? तो 47 में है शराबबंदी, या कह सकते हैं कि नशा मुक्ति, नशा मुक्ति की बात की गई है। और प्लस में प्रोटीन युक्त भोजन, या कह सकते हैं कि स्वच्छ भोजन की बात की गई है। तो इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 46 होगा। आइए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ, स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। मतलब है लेवल, आप सबों का लेवल बहुत अच्छा है। देखो जब मूल संविधान लिखा गया था ना, तो मूल संविधान में एक भी जीरो था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, हालांकि इन्होंने 8 ही मौलिक कर्तव्य का सिफारिश किया था, लेकिन और 10 मौलिक कर्तव्य टोटल दे दिए गए। और जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। ये तो बनाते हैं इसको। संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? बताएंगे ज्योति मिश्रा, प्रणाम बाबू। बताएंगे बताएंगे कि संसद के वेतन का निर्णय जो है वो कौन करता है? प्रदीप कुमार का आ गया सही जवाब, ए। इंसलाइट दिवेकर का भी सही है, मनीष जी का भी सही है, सोनाली का भी सही है, पवन का भी सही है। हाँ, सबका सही आ रहा है जवाब। संसद करता है, सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है आज, मतलब पूरा बेसिक का रिवीजन हो जाएगा। आप बताओ, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है,
भारत के राष्ट्रपति की शक्ति से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, किससे है? बताइए किससे है प्यारे, बताएंगे। डी, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं डी। नहीं, जो बी कह रहे हैं ना, न्यायिक समीक्षा से। देखो संसद की संप्रभुता, अब संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, मतलब कि प्रतिबंधित का मतलब क्या होता है? बॉन्ड, मतलब उस दायरा है, एक दायरा है। तो संसद कोई भी जब काम करती है तो एक दायरा में करती है, और वो दायरा है न्यायिक समीक्षा। यानी कि ऐसा काम करना है कि सारे धर्म जाति लोगों के लिए जो भी बात संसद कानून पास करे सबों के लिए होना चाहिए, तो न्यायिक समीक्षा से। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आप चुटकी में उड़ा दोगे, मुझे पता है, मुझे पता है आप इसको चुटकी में उड़ा दोगे। तो आप इसका जवाब तो क्या होगा? नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? देखो नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और अर्जित भूभाग द्वारा। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो जन्म के आधार पर, पंजीकरण और आनुवांशिक, अनुरोध द्वारा नहीं। इसका जवाब होगा 1, 2 और 3। ऑप्शन देखिए 1, 2 और 3, बी। बहुत लोगों का बी सही आप लोगों ने बोला है। अब पहले वाला, आप सब वो स्टूडेंट नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, अब आप लोगों का लेवल अच्छा हो गया है, मतलब अब आप परिपक्व हो गए हैं, क्योंकि जब आपका जवाब आता है ना तो लगता है कि नहीं यार मतलब है, बहुत अच्छा है। आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया है? देखते हैं इसका जवाब आप क्या देते हो। मुझे भरोसा है कि आप सही जवाब देंगे, और लाइक करते चलना मेरे प्यारे। गुरुदक्षिणा हमको मिलना चाहिए, गुरुदक्षिणा मिलते रहना चाहिए, बटन को लाइक करते रहना प्यारे। आप बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। अरे आप लोग का आंसर देखे तो मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है यार आप लोग का आंसर देख करके तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डेवलप हो रहा है। हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 343 में निर्देशित किया गया था। सर क्या 2024 में बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा हो जाएगी? प्यारे 2024 में नहीं भी होगा तो 2025 के जनवरी या फरवरी में होने का 100% उम्मीद है। अभी तो सितंबर 20 या 25 सितंबर तक आपका हो सकता है कि रिजल्ट आए 3.0 का। इसके बाद अक्टूबर में आप जान रहे हो कि फेस्टिवल है, तो नवंबर में अगर वैकेंसी निकलती है तो दिसंबर जनवरी भी जा सकता है। क्लियर है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? आप सब पढ़े होंगे, पहले इसका जवाब दीजिए फिर डिस्कशन करते हैं। आप इसका जवाब दीजिए ना, फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं। आइए इसका जवाब दीजिए आप, फिर इसका हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसका जवाब दे दीजिए फिर डिस्कशन करते हैं। बी, कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ लोग कह रहे हैं बी। देखो अस्पताल औषधालय जो है ये राज्य सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य ये भी राज्य सूची का विषय है ना, और बाट और मापों का नियत मानक ये जो है ना संघ सूची का विषय है, याद रखिएगा। तो इसलिए 19 का जो जवाब है वो क्या होगा? तो 19 का जवाब हो जाएगा सी। 19 का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे? तो सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि, पता ये होना चाहिए कि एक होता है संघ सूची, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। देखो एक बात याद रखना, इस संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब जो है 100 विषय। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और प्यारे अब 52 विषय, 61 विषय है, मतलब इसमें से 5 माइनस हो गया। अरे 5 माइनस होके पहले समवर्ती सूची में 47 था और अब हो गया 52। संघ सूची में बहुत सारे टर्म आते हैं,
संघ सूची में बहुत सारे चीज आ सकते हैं। सबसे पहला होता है विदेश मामला, विदेश मामले आते हैं, डाकघर, तार, रेडियो, टीवी यानी टेलीविजन, है ना, बंदरगाह, है ना, इसके बाद सुरक्षा, बीमा, है ना, शेयर, जनगणना इत्यादि इसी में आते हैं। अराज सूची में क्या क्या आएगा? कृषि, भू राजस्व आएगा, कृषि आएगा, भू राजस्व आएगा, इसके बाद लोक स्वास्थ्य आएगा, है ना, इसके बाद जेल आएगा, पुलिस आएगा, न्याय आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, मनोरंजन आएगा, है ना, इसके बाद पशुपालन भी आएगा इसी में, पंचायती राज आएगा इसी में, बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समवर्ती सूची में क्या आएगा? विवाह आएगा, लोक कल्याण आएगा, लोक नियोजन आएगा, विवाह विच्छेद आएगा, वन आएगा, शिक्षा भी आएगा, न्यूज़पेपर आएगा, समाचार पत्र जिसको कहते हैं। ऐसे ऐसे टर्म आपके इन सब चीजों में, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राय। ठीक है ना प्यारे? तो इसका जो जवाब है वो क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? अब बताओ राष्ट्रपति को कौन कौन से पावर प्राप्त है? राष्ट्रपति को कौन कौन से पावर प्राप्त है बताइए। राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर हैं? क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। राष्ट्रपति के पास वास्तविक और लोकप्रिय, वास्तविक नहीं होता है, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होते हैं। राजनीतिक और नाम मात्र नहीं, संवैधानिक और नाम मात्र के होते हैं। ये दो, यहां पे दो सही हो गया। ठीक है ना? ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। हाँ, जवाब भी आपका आ रहा है बी में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। और याद रखिएगा सबसे पहले जेवी विट्टो का प्रयोग भी किया था डाक टिकट के रूप में। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो तीसरे राष्ट्रपति। ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो हुई थी कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तीसरे और पांचवें राष्ट्रपति दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। दोनों की मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान हो गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं। मतलब राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि जो ऑप्शन दिया है इसमें से किसे संसद के पटल पर रखवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। संघ वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। लोक लेखा समिति ये संसद खुद करती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये भी करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? सही नहीं है ढूंढना है और उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बात करना है। क्लियर है ना? कौन से सही नहीं है और उपराष्ट्रपति के बारे में आपको चर्चा करना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। नहीं, इसमें जनता भाग नहीं लेती, इसलिए कहना गलत हो गया। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। हाँ, राज्य की विधायिका कोई भी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होता है, तो ये सही हमारा है। ठीक है ना? एक मिनट नहीं है ढूंढना है ना? हाँ ठीक है, ये सही है। हम घबरा गए कहीं, ऐसा नहीं पर ध्यान नहीं था। चलिए, ये दोनों सही हो गया, एक गलत एक सही हो गया। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। हाँ, ये भी कहना सही है।
क्योंकि जब तक राष्ट्रपति रहेंगे तभी तक उपराष्ट्रपति रहेंगे। क्या ये कहना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल का। घुमा दिया थोड़ा सा बात को, ठीक है प्यारे, ये सही है, ये भी सही है। उनको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नहीं, औपचारिक महाभियोग नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लगाया जाता है। तो ये कहना गलत हो गया कि औपचारिक होता है, तो ये भी गलत है, और गलत ही हमको ढूंढना था। तो गलत पहला और चौथा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। 6 माह के अंदर में अगर मान लीजिए कोई मंत्री बनाया, मंत्री आपको पता है ना, आप डायरेक्ट मंत्री बन सकते हैं। अगर आप चुनाव नहीं भी जीतते हैं तो आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसका अनिवार्य नियम यह होता है कि 6 महीना के अंदर में आप दोनों सदन में से किसी का भी सदस्यता आपको लेना पड़ेगा। तो 6 माह के बाद उनको हटा दिया जाता है अगर वो सदस्यता नहीं लेते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? देखो, अगर आप टेस्ट लगाए होंगे और इसका आपको आंसर मिला होगा तो ये गलत आंसर आपको मिला है। आपको आंसर मिला होगा भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर है भारत के गृह मंत्री। भारत के गृह मंत्री ही होते हैं क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्ष, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, हाँ, अगर नया राज्य बनाना है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य का हित निहित हो, हाँ, वैसा कानून जिसमें किसी भी राज्य के हित की बात हो, वैसे धन की स्वीकृति आपको राष्ट्रपति से लेना होता है। सही है। राज्य की सीमाओं में अगर फेरबदल करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, और धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। तो ये तो सबका सब सही हो गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल, देखो एक्चुअली धन विधेयक लोकसभा में ही पारित किया जाता है, लेकिन उनकी इच्छा जानने के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। वो अस्वीकार भी करता है तो धन विधेयक पास हो जाता है, इसलिए बात सही हो गया। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। बिल्कुल, राज्यसभा अनुदान के मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। अनुदान जो दिया जाता है उसमें लोकसभा का ही वोटिंग होता है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, ये गलत है, चर्चा होती है। तो पहला और दूसरा सिर्फ हमारा सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? अरे भाई, इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन टीम है जो लोकसभा में भी वोट करेगा और राज्यसभा में भी वोट करेगा? हम तो इसका जवाब थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। आप बताओ क्या होगा? आप तो बहुत मेहनत भी कर रहे हो, आप बताओ क्या होगा? बताइए। हाँ, विकास ने सही जवाब दिया। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा में भी वोट करने का अधिकार है और राज्यसभा में भी वोट करने का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है? चलिए, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की न्यूनतम संख्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस वर्ष था बताओ मुझे, आप गेस करो, आप गेस करिए, गेस करके बताइए। मनीष कहते हैं ए होगा सर। नहीं प्यारे, ये नहीं होगा। मैं बताऊं, देखो 1977 में सबसे कम महिलाएं थी और 19 महिलाएं थी, याद रखना। 19 महिलाएं सबसे कम 19 महिलाएं थी 1977 के चुनाव में। क्लियर है? चलिए, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कौन कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? 156 आर्टिकल में कहा गया है
कि राष्ट्रपति जो है 5 साल तक कार्यकाल को ग्रहण करेगा, इसमें से कौन से उपबंध सही है बताएंगे। 2 उपबंध दिए, चलिए पढ़ते हैं। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ये कहना गलत हो गया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है राज्यपाल, और 5 साल से पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उनको पद से हटा सकता है, तो गलत हो गया। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है, गलत बात है। चाहेगा तो राज्यपाल दूसरा टर्म ही राज्यपाल के रूप में रह सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो उसको दोबारा, यानी कि उस राज्य या किसी और राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा, दोबारा भी रह सकते हैं। तो दोनों गलत है। इसका जवाब होगा दोनों ही नहीं, कोई सही नहीं है, दोनों गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए? कल ही एक क्वेश्चन बताए हैं, और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, या उसने हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया। कल ही हम ये बताए हैं, संडे वाला टेस्ट में ही कल इसका हम डिस्कशन किए हैं। इसका जवाब होगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1983 में बना, और उसने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा वो व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए, या उसका राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कहा था सरकारिया आयोग ने। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। देखो, मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य क्या क्या है, आपको चयन करना है कूट से, ठीक है ना। चलिए संवैधानिक कर्तव्य की हम बात करते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शन को। मुख्यमंत्री राज्य के कार्य के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। बिल्कुल, अगर राज्यपाल चाहेगा तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से प्रशासनिक संबंधी ब्यौरा ले सकता है, तो ये हमारा सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित कर सकता है। बिल्कुल, प्रशासन के बारे में और विधान विषयक जो भी बातें हैं उस राज्यपाल चाहेगा तो सारी जानकारी मुख्यमंत्री से लेगा। सही है दोनों। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ये गलत है, भाग नहीं लेता है, मुख्यमंत्री भाग नहीं लेता। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखा जाता है। बिल्कुल, देखो कुछ ऐसे भी विषय होते हैं कि मंत्री ने उस पर विनिश्चय कर लिया किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा उस बात को रखा जाता है और राज्यपाल इसको सुलझाते हैं, मतलब सुलझाने का काम करते हैं। तो ये भी हमारा सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही है। देखो प्यारे, क्वेश्चन डीपली नहीं था, ये बस समझ का फेर था। इस क्वेश्चन में 19 का एक बार देख लीजिए, ठीक है, 19 का हम एक बार देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। 19 का एक बार देख लेते हैं। 19 तो आसान था यार, 19 को क्यों दिखवा रहे हो मुझे, बताओ। 19 का तो मैंने अच्छा सा डिस्कशन कर दिया। अच्छा, आप बताओ 19 के बारे में क्या आपकी राय है, आप बताएंगे 19 के बारे में आपकी राय क्या है। चलिए आदित्य नारायण प्यारे, 19 के बारे में आपका क्या राय है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। 19 के बारे में आपका राय क्या है, बताइए। हाँ, कंफ्यूजन है 19 में। देखो, बाट और माप, मेजरमेंट की बात कर रहा है। मेजरमेंट जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है और फिर नेशनल पे आकर रुकता है। कोई भी राज्य, देखो बिहार राज्य है, अब 1 किलो का बटखारा इतना छोटा रख दिया जाए, झारखंड में इतना बड़ा हो, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हो, तो चलेगा नहीं। तो संघ निर्धारित करता है, केंद्र निर्धारित करता है कि भारत में जो मेजरमेंट है वो सारे राज्य में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, माप और तौल, आप ऐसे समझो ना, आप ऐसे समझो ना कि माप और तौल की बात करती है, तो माप मेजरमेंट ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
है ना, जो एक संगठन है वो निर्धारित करता है, लेकिन इसके बाद देश की जब बात आती है तो केंद्र सरकार निर्धारित करता है। हर राज्य में बाट एक जैसा चलता है, हर राज्य में वो केंद्र डिसाइड करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आदित्य बताओ प्यारे, कोई दिक्कत है? इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बाट और मापों का जो नियत मानक है वो कौन करता है, मेजरमेंट कौन करता है? आप ये मत समझना कि समवर्ती सूची में आ जाएगा, दोनों मिलके करेगा, नहीं। कुछ कुछ ऐसे नियम होते हैं जो लागू किए जाते हैं। हाँ, आदित्य ने कहा ओके सर, ठीक है प्यारे, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोग कहां थे? हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 30 हो गया था। हाँ, एक मिनट। अरे यार, इतना जल्दी आगे बढ़ गए हम लोग। चलिए, यहां थे हम लोग। ये वाला हो गया ना क्लियर? हाँ, आइए इसमें देखते हैं। ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही है? हम इसका जवाब नहीं देंगे, आप ही देख लो पहले इसको, आप सब देख लो ना इसको, फिर हम बताते हैं इसका आंसर। आप एक बार इस प्रश्न को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33। 33 पढ़ते हैं, चलिए। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, क्या ये सही है? ग्राम पंचायत में, चलिए बताएंगे जल्दी से इसका जवाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने पंच होते हैं? बताएंगे। बी आंसर, किसी ने बी दिया है। अच्छा, देखो ग्राम पंचायत में न्यूनतम 6 और मैक्सिमम 13 पंच होते हैं, ये हमारा गलत हो गया। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जा सकते हैं। हाँ, अगर 15 पंच निर्वाचित हो गए तो उसमें से 5 को मनोनीत किया जाएगा, यानी कि 6 से 13 तक एवरेज रखा जाता है, 20 नहीं, ये गलत हो गया। इसलिए सही है, 5 मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, 12 पंच भी हो सकते हैं, 13 पंच भी हो सकते हैं, एक एवरेज है 6 से 13 तक, तो 10 पंच भी हो सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट पच रहा है आपको? बताएंगे। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, बताइए। बताएंगे। सर आपके प्लेटफॉर्म पे टेस्ट इंग्लिश में होता है क्या? इंग्लिश का खोज रहे हैं या बाइलिंगुअल खोज रहे हैं? 33 का सी। अच्छा, बताएंगे, इस पर चर्चा करते हैं, पहले आगे बढ़ लेते हैं। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी द्वारा निर्धारित होता है, ये गलत है, कोई लॉटरी नहीं होता, वो सबको दे दिया जाता है मान्यता। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, बताइए क्या ये सही है? अरे मनोनीत सदस्य हो, जीता हुआ सदस्य हो, जैसे हम लोकसभा में खड़ा है तो हम अपना वोट तो देंगे ना, ये ठीक है। यानी कि ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, यहां पे मामला आके अटका है आपका, बताइए। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, क्या इस पर आपका राय क्या है, पहले आप बताओ मुझे, फिर हम बताते हैं। इस पर बताओ, बाकी सब ठीक है। सर आप, अरे यार, क्वेश्चन का जवाब दो ना। क्वेश्चन जो है बहुत डीपली है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये
हम लोग चूंकि चुनाव में भाग लेते हैं तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। यस, देखो इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में जब मिनिमम 6 और मैक्सिमम 13 माना गया है, ठीक है, तो इस कंडीशन से 10 पंच भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको हम गलत मानते तो आंसर हमारा सी होता, लेकिन एक ऑप्शन 4 के वजह से जो आपको आंसर सीट मिला होगा उसमें आंसर सी दिया हुआ है, और इसी को मान के इस पर अगर आप ध्यान से समझेंगे कि ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, जब 6 से 13 तक हो सकते हैं तो ग्राम पंचायत में 10 भी पंच हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो जवाब हम लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, एक से अधिक लेके चलेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस बात को याद रखिएगा, आंसर जो आपको मिला हुआ है वो सी दिया गया है, जो कि सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए वाला जो है वो सही है। इस कंडीशन में उपयुक्त में से एक से अधिक आपको जवाब देना होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसलिए थोड़ा हमने इस पर टाइम दिया है, क्योंकि जो आपको आंसर मिला है वो आपको गलत मिला है, आंसर सीट में गलत दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पूर्णावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा कथन सही है बताएंगे। देखो पूर्णावलोकन का मतलब होता है कि अगर उच्च न्यायालय कोई फैसला सुनाया और उच्च न्यायालय को लगा कि यार हमने फैसला सुनाने में कुछ गलती कर दी, तो उच्च न्यायालय उस पर दोबारा फैसला सुना सकता है, उसको पूर्णावलोकन कहते हैं, न्यायिक पूर्णावलोकन कहते हैं। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पूर्णावलोकन का अधिकार प्राप्त है। क्या राष्ट्रपति को प्राप्त है? राष्ट्रपति कहां से होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पूर्णावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही हुआ। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पूर्णावलोकन का अधिकार प्राप्त है। भाई राष्ट्रपति की अनुमति क्यों लेगा उच्चतम न्यायालय, कोई मतलब हुआ, ये तो उल्टा बात हो गया, ये गलत हो गया। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। पहली बात, 25 उच्च न्यायालय है भारत में। ओडिशा का अपना उच्च न्यायालय है, हिमाचल प्रदेश का अपना है, लेकिन मिजोरम का नहीं है। मिजोरम जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ आपका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आता है। लोकहितवाद यानी कि मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है। लोकहितवाद का संकल्पना का उद्गम जो है वो कहां से आया है बताएंगे। तो ये अमेरिका से आया है। कहां से आया है याद रखिएगा, वन लाइनर के फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए कि लोकहितवाद या मुकदमा जो है वो कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है ना प्यारे, आगे बढ़ते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। हाँ, संघ का तो एक कर्तव्य होना ही चाहिए कि अगर देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर में कोई गड़बड़ हो रहा है या कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है तो संघ उस राज्य की रक्षा करेगा। तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से एक है। किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 355 में, कहा 355 में इसकी चर्चा की गई है, आंतरिक गड़बड़ी की। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, कौन रखवाएगा बताइए, कौन रखवाएगा। लाइक जरूर करना, यही हमारा गुरु दक्षिणा होता है। जब आप लाइक करते हो तो ठीक है, हम संतुष्ट होते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ने, इतना लोगों ने मुझे लाइक किया। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद में प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो भैया वो होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया बताइए। किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया बताएंगे। किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया। मनीष कहते हैं सी। हाँ,
56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था और 1987 में, कब हुआ था? 1987 में राज्य पुनर्गठन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामित कर सकता है? हालांकि ये तो आंग्ल वाला खत्म हो गया 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 आपको बताना है, ये तो पुराना क्वेश्चन है, बताना है किस अनुच्छेद के तहत, बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत। तो ये था अनुच्छेद 333। कौन था? अनुच्छेद 333। हालांकि आंग्ल समुदाय 104वां संविधान संशोधन के तहत जो 2019 में हुआ, इसके तहत आंग्ल समुदाय को हटा दिया गया है, लेकिन राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है अनुच्छेद 333 के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामित कर सकता है। तो एक कुछ मिला जुला क्वेश्चन था जो कि आसान भी था, थोड़ा 1-2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा समझने वाले थे। तो उम्मीद करते हैं आप सबका लेवल बहुत अच्छा बना है और चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्कार सबको।